Hey people, let's begin with Essay 500. So we are beginning with our 500 series. So the name of Essay 500 is Audit Evidence. तो ऑडिट एविडेंस क्या होता है? ऑडिट एविडेंस एक आप कह सकते हो एक एविडेंस होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ऑडिट हुए हैं। तो ये वाला जो वैसे ये एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या ऑडिट एविडेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और डील करता है ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि वो डिज़ाइन करे और परफॉर्म करे प्रोसीजर्स जिससे कि वो एक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पाए। बेसिकली एविडेंस तो बहुत कुछ हो सकता है ना वाइल ऑडिटिंग। सो एक्चुअली किस मैटर के लिए क्या रेलेवेंट एविडेंस है, ये ऐसे स्पेसिफिकली उसके बारे में बात करता है। ऑडिट एविडेंस का मतलब वो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन दैट इज़ यूज्ड बाय ऑडिटर इन अराइविंग एट कंक्लूजन्स। इसको लर्न कर लीजिए इस डेफिनेशन को। ऑडिट एविडेंस क्या होता है? ऑडिट एविडेंस इज़ द इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज़ करता है कंक्लूजन्स पे आने के लिए, और उस कंक्लूजन से वो क्या फॉर्म करता है? अपनी ओपिनियन। अब ये जो एविडेंस है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ही होगी, इसमें नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूडेड होगी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ही होगी, तो ऐसा नहीं है। ऑडिट एविडेंस में दोनों तरीके की इन्फॉर्मेशन आती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी और अदर इन्फॉर्मेशन भी। ठीक है, अब क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं जिससे हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं? तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स। एक होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, जो हम लोग ऐसे 315 में करते हैं। उसमें हम लोग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हैं। और दूसरा होता है आपका फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। अब जब आप लोग एक बार रिस्क एस्टिमेट कर लेते हो ना, आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ओके दिस इज़ द लेवल ऑफ रिस्क, उसके बाद में आप क्या करते हो? उसके बाद में आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हो। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, दो प्रोसीजर्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और दूसरा होता है सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। नाउ व्हाट आर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स? नाम से ही पता लग रहा है ये वो ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं टू इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इन पीडीसी ऑफ एमएम, मतलब प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। तो मतलब कि जब आप कंट्रोल्स को टेस्ट करते हो तो आपको ये पता लगता है कि कितने इफेक्टिव कंट्रोल हैं प्रिवेंट करने में, मतलब रोकने में, डिटेक्ट करने में, मतलब फाइंड आउट करने में, और करेक्ट करने में, मतलब सही करने में मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स को। एंड अनदर टाइप ऑफ प्रोसीजर्स आर सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। ये वाले जो प्रोसीजर्स होते हैं ये जनरली होते हैं टू डिटेक्ट मटीरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये और ज़्यादा डिटेल्ड प्रोसीजर्स होते हैं और हमें ना मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करना होता है। तो जब हम सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स लगाते हैं तो उसमें हम दो तरीके की परफॉर्मेंसेस करते हैं, प्रोसीजर्स लगाते हैं। एक हम करते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स और दूसरा हम लगाते हैं सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो अभी तक हम लोगों ने ऐसे में क्या क्या लर्न करा? हम लोगों ने सबसे पहले तो ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन लर्न करी। ये वो इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज़ यूज्ड बाय द ऑडिटर इन फॉर्मिंग ओपिनियन एंड इट इंक्लूड्स बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फिर हम लोगों ने देखी कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। तो ये कौन से होते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स आर सब डिवाइडेड इंटू टू प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स होते हैं टू डिटेक्ट मटीरियल मिसस्टेटमेंट। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं टू डिज़ाइन एंड टू इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इन प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। और जो सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स होते हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट मीन्स मेथड्स। प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा दैट वर द ऑडिट प्रोसीजर्स, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? मेथड्स। सो मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस इन परफॉर्मिंग अबव प्रोसीजर्स। तो ये वाले जो प्रोसीजर्स हम करेंगे ना, इसमें हम कौन कौन से मेथड्स लगाएंगे? तो हम लोग यहाँ पर ना बहुत सारे मेथड्स लगाते हैं। तो फर्स्ट मेथड होता है आपका इंक्वायरी, देन ऑब्जर्वेशन, देन इंस्पेक्शन, देन रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। हमें बहुत सारे मेथड्स हम लगा के और ये जो प्रोसीजर्स हम लोगों ने अभी देखे वो हम कर सकते हैं। नाउ नंबर 1 मेथड इज़ इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी करता है आपसे कोई, तो क्या करता है आपसे कोई इंक्वायरी अगर निकलवाता है किसी की, तो आप क्या बताते हो? उसकी इन्फॉर्मेशन बताते हो। तो वही चीज़ हम ऑडिट में करते हैं। इंक्वायरी कंसिस्ट ऑफ सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ
knowledgeable persons both financial and नॉन फाइनेंशियल विद इन और आउटसाइड दी एंटिटी। तो हम लोग इन्फॉर्मेशन जो लेंगे उसी बंदे से तो लेंगे ना जिसमें नॉलेज होगी। तो सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ नॉलेजेबल पर्सनस, और ये हम दोनों तरीके की इन्फॉर्मेशन उनसे ले सकते हैं, फाइनेंशियल भी नॉन फाइनेंशियल भी, और ये एंटिटी के अंदर के जो लोग हैं उनसे भी ले सकते हैं, एंटिटी के जो बाहर के लोग हैं उनसे भी हम ले सकते हैं। लाइक सपोज़ कि एंटिटी की क्या पब्लिक इमेज है, उसके लिए हम एक तरह से बाहर के लोगों से भी इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो इंक्वायरी है ना, ये फॉर्मल रिटन इंक्वायरी भी हो सकती है एंड इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज़ भी हो सकती हैं। जैसे आप ऐसा भी कर सकते हो, इंक्वायरी करने के लिए आप उन लोगों को कुछ फॉर्म्स वगैरह बना करके दे दो कि आपको एक तरह से सर्वे कर रहे हो आप, राइट। तो बहुत तरीके की इंक्वायरीज़ हो सकती हैं। फिर जो भी इंक्वायरीज़ के रिस्पॉन्सेज आते हैं उससे हेल्प मिलती है आपको ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने में। देन ऑडिटर जो है वो रिटन रिप्रेजेंटेशन भी ले सकता है। अगर ओरल इंक्वायरी वो कर रहा है तो अगर उसको उसके लिए कोई पक्का एविडेंस चाहिए तो उसके लिए वो रिटन रिप्रेजेंटेशन भी ले सकता है, जिससे कि उसको कंफर्म हो जाए रिस्पॉन्सेज जो भी ओरल इंक्वायरीज़ के हैं। तो इंक्वायरी में जो कीवर्ड्स हैं वो क्या है? सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सनस, रिटन इंक्वायरीज, ओरल इंक्वायरीज, एंड आप ऑडिट एविडेंस भी यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट प्रोसीजर आता है, वो आता है आपका ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ? आपको बोला जा रहा है कि आप ऑब्ज़र्व करो, कोई भी कुछ मेथड कर रहा है, या जैसे सपोज़ कोई स्कूल टाइम में जब साइंस हम लोग पढ़ते थे तो केमिस्ट्री लैब में आपके टीचर्स बोलते थे कि ऑब्ज़र्व करो मैं किस तरह से केमिकल्स का ये रिएक्शन कर रही हूँ। तो उसमें हम लोग क्या करते थे? हम लोग उनको देखते थे। या फिर आप ऑडिट भी अगर कर रहे हो तो आप इंगेजमेंट टीम में जब होते हो तो आपके प्रिंसिपल आपको बोलते हैं कि ऑब्ज़र्व करो मैं कैसे कर रहा हूँ। तो ऑब्ज़र्व का मतलब क्या होता है? यू लुक एट द प्रोसेस, जो दूसरा जना कर रहा है उसके प्रोसेस को आप लुक करते हो। तो इसी तरह से जब आप एंटिटी में भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करोगे तो आप क्या करोगे? ऑब्जर्वेशन करोगे। सो बेसिकली जब आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करने होते हैं ना, तो आप उसमें इंक्वायरी भी कर सकते हो एंड ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो। उसके बाद में आता है अनदर मेथड, दैट इज़ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ? इंस्पेक्शन का मतलब हुआ आप एग्जामिन करोगे उनके रिकॉर्ड्स को एंड डॉक्यूमेंट्स को। अब वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, पेपर फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, किसी और फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, या फिर आप फिज़िकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हो असेट्स का, मशीन्स का, राइट। तो यहाँ पर हम इंस्पेक्शन में क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका रिकैलकुलेशन एंड रीपरफॉर्मेंस। रिकैलकुलेशन का मतलब जो है हम लोग जनरली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी से करते हैं, जैसे कि टोटलिंग एरर्स हो गए या बाकी चीज़ें हो गई। और जो हम रीपरफॉर्मेंस होता है, रीपरफॉर्मेंस ये होता है इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर्स और कंट्रोल्स। ऑडिटर अपने लेवल पे क्या करता है? उन्हीं प्रोसीजर्स का दोबारा से परफॉर्मेंस करता है, एग्जीक्यूशन करता है। तो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन और ऑफ परफॉर्मेंस और कंट्रोल्स। तो इंस्पेक्शन, रिकैलकुलेशन एंड रीपरफॉर्मेंस वाले मेथड्स हम जनरली तब लगाते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई चीज़ चेक करनी होती है, टेस्ट ऑफ डिटेलिंग जब हमें करनी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन जनरली हम थर्ड पार्टी से बात करते हैं, तो उससे हम क्या लेते हैं? डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स लेते हैं। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन क्या होता है? ऑडिट एविडेंस लेना थर्ड पार्टी से रिटन रिस्पॉन्स की फॉर्म में। अब ये उससे डिफरेंट हो सकता है इंक्वायरी से, क्योंकि इंक्वायरी में तो हम विद इन एंड आउटसाइड दोनों को कंसीडर कर रहे थे, बट एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में हम स्पेसिफिकली किसी थर्ड पार्टी के पास में जा रहे हैं, तो वो हो गया आपका एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मतलब क्या हो गया? एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मतलब हो गया जब हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को नॉन फाइनेंशियल डेटा के साथ में उसके दोनों के बीच में प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स लगाते हैं, या आप ऐसे 520 में डिटेल में पढ़ोगे तो हम क्या लगाते हैं वहाँ? सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से मेथड्स हो गए? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। यहाँ तक आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। अब उसके बाद में आता है सेलेक्टिंग आइटम्स फॉर टेस्टिंग टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। तो इसके लिए आपके ऊपर रहिए, आप चाहे सारे आइटम सेलेक्ट कर लो, कोई स्पेसिफिक आइटम सेलेक्ट कर लो, या सैम्पलिंग बेसिस पे भी आप कर सकते हो। अब उसके बाद में आता है ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट एज ऑडिट एविडेंस। मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को आप कब एज एन ऑडिट एविडेंस यूज़ कर सकते हो? तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का मतलब क्या हुआ? एंटिटी जो है वो एम्प्लॉय कर सकता है, इंगेज कर सकता है एक्सपर्ट्स को अपनी फील्ड में।
जैसे कि एक्चुरियल कैलकुलेशंस के लिए, वैल्यूएशंस के लिए, जिससे कि उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें एक्सपर्ट लेवल की प्रिपरेशन हो पाए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अब क्योंकि वहाँ पर एक एक्सपर्ट इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है आप उसके काम को भी इवैल्यूएट करोगे, उसके काम को भी आप एज एन एविडेंस यूज़ करोगे। तो वही चीज़ हम देखते हैं। तो व्हेन इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस इज प्रिपेयर्ड यूजिंग वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, अगर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने किसी काम को किया है तो फिर ऑडिटर का अप्रोच क्या रहता है, ऑडिटर को इवैल्यूएट करना होता है कि वो जो एक्सपर्ट है उसका कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी लेवल कितना है एंड कितना वो ऑब्जेक्टिव है। मतलब कि ऐसा तो नहीं कि वो कोई रिलेटिव है एंटिटी का ही, तो एंटिटी का रिलेटिव होगा तो उन्हीं के फेवर में बोलेगा। तो आपको कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी चेक करनी है उस एक्सपर्ट की। उसके बाद में आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है उस एक्सपर्ट के वर्क की एंड आपको अप्रोप्रिएटनेस भी चेक करना है। आप ऐसे ही नहीं कि एक्सपर्ट आपको बता दिया कि मैनेजमेंट नहीं एक्सपर्ट है तो ऐसे ही रिलाई कर लोगे, नो, यू आर दी ऑडिटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू evaluate द कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट, obtain the understanding of work and evaluate the appropriateness of experts work as audit evidence। फिर उसके बाद में इन्होंने ये दिया हुआ है कि आप किस तरह से कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी कैसे चेक करोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उनसे बात करोगे, उनकी क्वालिफ़िकेशन पूछोगे, ठीक है ना। और आप उनसे क्या कर सकते हो, पब्लिश पेपर या बुक रिटर्न भी आप उनसे पूछ सकते हो कि आपने कौन सी बुक लिखी है या क्या आपने पब्लिश किया है। या फिर उनसे आप क्या कर सकते हो, पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप पूछ सकते हो कि क्या क्या आपने काम पहले किया। ऐसे ही तो आप उनकी ये चीज़ें चेक करोगे, कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो वही चीज़ यहाँ दे रखी है। ऑल्सो ऑडिटर जो है वो कुछ और चीज़ें भी कंसीडर कर सकता है, जैसे कि वो रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस देख सकता है एक्सपर्ट के कंक्लूजन्स की और फाइंडिंग्स की, और वो कितना कंसिस्टेंट है अदर ऑडिट एविडेंस के साथ में। अगर जो एक्सपर्ट है वो इन्वॉल्व है इन द यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंट एजम्पशंस एंड मेथड्स, तो रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस उन एजम्पशंस एंड मेथड्स की भी हमें देखनी होगी। एंड हमें जो है सोर्स डेटा की रेलेवेंस एंड कंप्लीटनेस भी देखनी होगी। तो क्या क्या चीज़ें हम चेक करेंगे, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस हम चेक करेंगे एक्सपर्ट के फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स की, एजम्पशंस और मेथड्स की, एंड सोर्स डेटा की। और एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस तरह से आप कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी चेक करोगे। तो उनसे डिस्कशन करोगे, पर्सनल एक्सपीरियंस पूछोगे, प्रीवियस काम का क्वालिफिकेशन पूछोगे, और उनसे बुक रिटर्न वगैरह के बारे में भी आप पूछ सकते हो। अब थ्रेट्स टू मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ऑब्जेक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिविटी के लिए आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिविटी के लिए यहाँ पर है थ्रेट्स हैं। तो कुछ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो कि एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेटन कर सकते हैं। जैसे कि जो एक्सपर्ट है उसके पास में भी वही वाली सारी थ्रेट्स हो सकती हैं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट। तो फिर आप क्या करोगे, क्योंकि सेफगार्ड जो है वो रिड्यूस तो कर सकते हैं थ्रेट्स को, बट एलिमिनेट तो नहीं कर सकते। यही चीज़ ऑडिटर के साथ होती है। तो ऑडिटर क्या करेगा इस चीज़ के लिए, ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट से बात करेगा और एक्सपर्ट से बात करेगा कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्सपर्ट का कोई इंटरेस्ट या रिलेशनशिप है एंटिटी के साथ में जो कि उनकी जो इंडिपेंडेंस है उस पर एक थ्रेट लेकर के आ रही है, ठीक है। और जो है अगर ऐसा है तो फिर वो क्या करेगा, पूछेगा कि कितने आप ऑब्जेक्टिव हो और क्या क्या मैनेजमेंट ने सेफगार्ड्स लगा रखे हैं इसको लोअर करने की, रिड्यूस करने के लिए। नाउ मेथड्स जो हैं जो अफेक्ट करेंगे नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑडिट प्रोसीजर का ऑडिटर के, अगर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के काम को वो यूज़ कर रहा है तो एक तो इसमें वही सारे नॉर्मल फैक्टर्स हैं, कितना रिस्क है मैटर का, क्या नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी है मैटर की, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं या नहीं, फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या एंटिटी ने एम्प्लॉय करा है या फिर इंगेज करा है, देन मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो है वो टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से सब्जेक्ट तो नहीं है, देन ऑडिटर की नॉलेज कितनी है उस एक्सपर्ट फील्ड से, एंड ऑडिटर का प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो चेक करेगा। इसके लिए आप कुछ भी 5 पॉइंट याद कर लो, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर, रिस्क, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज, और क्या वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंटिटी ने एम्प्लॉय करा है, और क्या वो जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो कोई स्टैंडर्ड्स के लिए है, एंड ऑडिटर की कितनी नॉलेज है। तो ये कुछ भी 4-5 पॉइंट आप याद कर लो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट SA 500। ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि कौन कौन से मेथड्स नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को इफेक्ट करेंगे ऑडिट प्रोसीजर की जब भी वो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के काम को मतलब यूज़ करेगा। क्योंकि अगर नेचर कॉम्प्लेक्स है
नेचर मतलब मैटर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में उसको ज़्यादा सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स लगाने होंगे, रिस्क ज़्यादा है तो भी ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। तो ये चीज़ें सारी यहाँ हैं, ठीक है। तो आप इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कर लेना और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे 501 को रिवाइज करेंगे। ओके देन, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।